गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 3 या लास्ट पार्ट हमारा अकाउंटेंसी सैंपल पेपर का। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर 1 से लेकर 26 तक सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो आज हम करेंगे पार्ट बी से या 27 क्वेश्चन से अपने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज स्टार्ट करते हैं 27 क्वेश्चन से। तो इससे पहले के जो भी पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो और डिटेल के अंदर वो जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो 27 क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक असम्पशंस और नॉन एज, और क्या बोलती है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कुछ बेसिक असम्पशंस के बेसिस के ऊपर क्या होती है, प्रिपेयर की जाती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? देखो, क्या प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बोलते हैं? नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ बनाई जाती है, उस अजम्पशन के साथ नहीं बनाई जाती, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके बनाई जाती है, ना कि वो अजम्पशंस ली जाती है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये भी नहीं है। तो पोस्टुलेट्स, हाँ ये है। देखो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स का मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है वो बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। तो पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल क्या है, सही है। देखो, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो एक डाटा से प्रिपेयर करते हैं, और वो जो डाटा हमें मिला है, हमें ये तो नहीं पता कि क्या वो सही है या गलत है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा ना, तो वो ये मान के चलेगा कि जो भी डाटा उसको मिला है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सी बेसिक असम्पशन मान के चलते हैं? पोस्टुलेट्स। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी चीज सही है? देखो, क्विक रेशो या इसको हम लिक्विड रेशो भी बोल सकते हैं, कैन बी मोर देन करंट रेशो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्विक रेशो जो है वो करंट रेशो से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज करंट रेशो, क्विक रेशो के अंदर सारी लिक्विड एसेट होती है, लेकिन करंट रेशो के अंदर क्या होती है, करंट एसेट्स होती हैं। तो इट्स ऑटोमेटिकली कि उसके अंदर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए वो दोनों चीजें ये चीज सही नहीं है। और सेकंड हमारे पास क्या है कि हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन except when goods are bought in small lots और sold quickly at low margin to realize cash। बिल्कुल सही बात है। देखो, एक अच्छी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मतलब जब कंपनी के पास अच्छा खासा स्टॉक पड़ा होगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। अच्छा, किन के लिए नहीं अच्छा? वो कंपनीज when goods are bought in small lots, जहां पर थोड़े थोड़े पीसीस के अंदर या स्मॉल स्मॉल लॉट्स के अंदर, लेट्स से कि 10-10, 20-20, 30-30, 40 लॉट्स के अंदर चीजें खरीदी जाती हैं और लो मार्जिन के ऊपर बेची जाती है। हाँ, उनके लिए हाई स्टॉक रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने छोटे लेवल पर खरीदना है, छोटे लेवल पे बेचना है। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसका काम बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, बड़ा प्रोसेस है, तो उसके लिए हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, अच्छी बात है। और थर्ड हमारे पास क्या है कि सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज 100%। बिल्कुल सही बात है। देखो, ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला भी क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट इज इक्वल टू 100%, क्योंकि जितना आपका खर्चा होगा, देखो जितनी आपकी कॉस्ट होगी उससे बचकर क्या निकलेगा, प्रॉफिट ही निकलेगा ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 100%। तो ये सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आंसर विल बी सी। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। किसको निकालना है हमने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखो, आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है ना। देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो क्या हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रखे हैं? हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और दे रखा है 10% डिबेंचर, और डिबेंचर कितने के, 1 करोड़ के, और टैक्स रेट कितना है, 40%। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इसके लिए पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है, कि वो अर्निंग जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हो रखा। अब सबसे पहले उसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स।
अब उसमें से क्या माइनस करते हैं, टैक्स, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो हमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे दिया, 12 लाख दे दिया। और अब हमें देखो हमें इस पे पहुंचना है क्योंकि हमें रेशो के लिए यही रिक्वायर्ड है। तो हमें इसके पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स को दोबारा से प्लस करना पड़ेगा। तो टैक्स का रेट कितना है, 40%। और हम गलती क्या करेंगे, हम 12 लाख के ऊपर 40% लगा देंगे। तो ध्यान से देखो, जो टैक्स होगा वो 40% किसका होगा, इस अमाउंट का होगा ना, कि अर्निंग बिफोर टैक्स, की जो भी कंपनी ने टैक्स से पहले कमाया उसका 40% टैक्स देने के बाद, उसके बाद जो ये बचा वो कितना होगा, 60% होगा। तो ये गलती नहीं करनी है कि 12 लाख के ऊपर हमें 40% लगाना है, नहीं। ये जो 12 लाख है हमारा, ये इक्वल होगा 60% के इक्वल होगा। कैसे पता चला, देखो जो भी आपका अर्निंग बिफोर टैक्स होगा ना, के ऊपर 40% टैक्स देकर जो बचा होगा वो रिमेनिंग होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यानी कि अगर मैं उसको अर्निंग बिफोर टैक्स को 100% मानता हूं और उसमें से 40% टैक्स माइनस करता हूं, तो मेरे पास 60% की एक अमाउंट निकल कर आती है। और ये 60% जो है ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये चीज याद रखनी है, 40% इस 12 लाख के अमाउंट के ऊपर नहीं निकलेगा, 40% इस एक्स की वैल्यू, आप एक्स से भी कर सकते हो, इसको x मानकर इसका 40% कर फिर भी कर सकते हो, या नॉर्मल इसको 100% रेट करके भी कर सकते हो। तो ये जो 12 लाख है ये किसके इक्वल है, 60% के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो ये अमाउंट थी इसका 40% निकालकर इसमें से 40% देकर जो बची हुई अमाउंट है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 12 लाख का 60%, तो 60/100 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 लाख। तो देखो इसको चेक भी कर लेंगे हम, तो देखो 20 लाख ये आ गई, और 20 लाख का 40% किया, कितना आया, 8 लाख। तो उसमें से माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, 12 लाख। देखो अब क्या प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें ये दे दिया 10% डिबेंचर, और कितने के थे, 1 करोड़ के। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा 10 लाख रुपए का। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया, 30 लाख। तो मैंने रिवर्स प्लस कर दिया इसको, ठीक है ना। तो आंसर कितना आया, 30 लाख। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया, 30 लाख। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कितना है हमारे पास, 10 लाख। व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी 3 टाइम्स। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कि इंश्योरेंस क्लेम received by Albert Company Limited of ₹5 लाख, कि इन कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम मिला है, कितने का मिला है, 5 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिला है फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट। देखो 5 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिला है ड्यू टू थेफ्ट, विल बी रिकॉर्डेड इन, अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो याद करो कि इंश्योरेंस क्लेम को हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं। देखो सबसे पहले सोच के देखो, इंश्योरेंस क्लेम क्या है, क्या ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है या एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसने फालतू में, क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, नहीं, लेकिन ये हमारे नेट प्रॉफिट में क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्योंकि ये इंश्योरेंस क्लेम जो है वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसलिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो किससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो सबसे पहले शुरुआत के अंदर ही, क्यों, ये मेरी एबनॉर्मल एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये। तो पहले तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, कितना, 5 लाख। और दूसरा, ये इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला क्यों है, क्योंकि हमें एक मशीनरी जो थी उसका नुकसान हुआ था। यानी कि ये मेरा किसका पार्ट होगा, देखो मशीनरी की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और पैसा आया है कि गया है, पैसा तो आया है, कैश तो आया है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं इसको क्या लिखूंगा, इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो। तो ये चीज याद रखनी है। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑपरेटिंग में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो कौन सा आंसर बनेगा हमारे पास, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिकॉज ये नॉर्मल बिजनेस का तो पार्ट ही नहीं है। एंड दूसरा क्या होगा, इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आल्सो, यस। तो आंसर विल बी, कौन सा आंसर होगा हमारे पास, आंसर होगा हमारे पास डी। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो इस चीज को ध्यान से देखना है कि इंश्योरेंस क्लेम, इसने हमारे प्रॉफिट को फालतू में इंक्रीज कर रखा होगा ना, ठीक है ना। तो कैश फ्लो याद करो, जिसमें 4 चीजें शुरुआत में प्लस करते हैं और 2 चीजें माइनस करते हैं, जिसमें से एक इंश्योरेंस क्लेम और टैक्स रिफंड होता है। तो इंश्योरेंस क्लेम को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
इंश्योरेंस क्लेम को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिला है हमें, सिंपली मिला है बिकॉज हमारी मशीनरी का नुकसान, तो मशीनरी मतलब इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो ये क्या होगा यहाँ पर इनफ्लो होगा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अ कंपनी इशू 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, कि कंपनी ने 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितने की हो गए, 20 लाख के डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू की। और ये डिवेंचर रिडीम कितने पे किए गए, 15% प्रीमियम के ऊपर 5 साल के बाद। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस बचा था वो कितना था, 3,70,000। अच्छा, हाउ विल दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो ये एक वैल्यू बेस्ड और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। ये हमारा डिवेंचर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट पहले डिवेंचर की तरह करके देखेंगे हम नॉर्मली हुआ क्या हमारा। देखो एक कंपनी ने 20 लाख के डिवेंचर इशू किए और कितना डिस्काउंट था उसके ऊपर, 10% का डिस्काउंट, यानी कि कंपनी को कितना नुकसान हुआ, 2 लाख का तो एक नुकसान हुआ। और दूसरा, वो जो डिवेंचर थे वो रिडीम करेंगे 15% प्रीमियम। तो हमें पता है जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं चाहे 5 साल बाद करें, लेकिन जो नुकसान होता है वो उसी साल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 15% के हिसाब से, और फेस वैल्यू कितनी है, 20 लाख, तो 20 लाख का 15% मैं निकालूंगा तो कितना हुआ, 3 लाख हुआ। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल नुकसान कंपनी को कितना हुआ होगा, 5 लाख रुपए का। ठीक है ना, तो ये 5 लाख का नुकसान, याद करो हम किस में से चार्ज करते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अब ध्यान से देखो कि हमारे पास उन्होंने ये भी बोल रखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आपके पास एक बैलेंस पड़ा था, कितना पड़ा था, 3,70,000, यानी कि 3,70,000 रुपए आपके पास किसके पड़े हैं, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम के 3,70,000 रुपए पड़े हैं। तो मतलब क्या आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस से कितना पैसा निकालने की जरूरत हुई होगी। देखो अगर आपके पास सिक्योरिटी एसपीआर के अंदर 3,70,000 रुपए पड़े हैं तो सिर्फ 1,30,000 ही निकालने की जरूरत हुई होगी, बाकी का सारा लॉस आपका क्या हो गया, कवर हो गया एसपीआर से। ठीक है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर, 5 लाख। तो आप सोच के देखो कि नुकसान कितना हुआ है, 1,30,000 का। तो जब आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जिसमें टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सारी क्या हो रखी है। देखो सब कुछ इसमें से क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है, लेकिन हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था, तो वो सारी चीजें हम ऐड करेंगे जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं थी। तो ये जो 1,30,000 होगा ये भी हमने अपने प्रॉफिट से माइनस किया होगा बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चार्ज किया है, तो इसको भी दोबारा क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा इसका पार्ट नहीं था, तो ऑपरेटिंग में इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज इसने बिना मतलब से हमारे प्रॉफिट को क्या किया होगा, कम किया होगा। तो हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो 1,30,000 ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है ना, चलो तो अब अच्छा दूसरा क्या होगा, देखो डिबेंचर इशू की है, क्या इशू की है, डिबेंचर इशू की है, तो हमारे पास पैसा आया होगा कंपनी के पास। ठीक है ना, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। और एक चीज का ध्यान रखना है कि कैश कितना आया होगा, 20 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो पैसा कितना आया होगा, 18 लाख रुपए। व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी सी, एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और इनफ्लो ऑफ 18 लाख अंडर मतलब 18 लाख रुपए हमारे पास आया। तो बाकी देखो बाकी ऑप्शन में क्या है कि 1,30,000 ऐड की, ये तो सही है, लेकिन क्या 20 लाख का इनफ्लो हुआ, नहीं, 10% डिस्काउंट पे था तो पैसा तो सिर्फ 18 लाख रुपए आया। क्या 5 लाख ऑपरेटिंग, नहीं, नुकसान 5 लाख को तो हुआ ही नहीं, 3,70,000 तो एसपीआर से निकाल लेते, तो 1,30,000 का नुकसान हुआ, तो ये तो एंट्री दोनों ही क्या होगी, गलत। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस, मतलब कितना ऑफिस इक्विपमेंट को बेचकर कैश का इनफ्लो हुआ है। देखो तो ऑफिस इक्विपमेंट कितने हैं, 2 लाख के और 3 लाख, तो हम एक अकाउंट बना लेंगे इसका। ठीक है ना, तो इसका एक अकाउंट बना लेंगे, लेजर बना लेंगे, तो ज्यादा अच्छे से बनेगा कि ऑफिस इक्विपमेंट। चलो तो देखो 2021 का बैलेंस 3 लाख है और 2022 में ऑफिस इक्विपमेंट कितने हो गए, 2 लाख के हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 लाख। और बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखूंगा मैं, 2 लाख लिखूंगा। अच्छा और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी कि इस साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, 40,000।
तो इसने मेरी एसेट की वैल्यू को क्या किया होगा, कम किया होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना 40,000। और परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, अच्छा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कितने के ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए गए, तो 2 क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बैंक ब्रैकेट में डाल देंगे हम, परचेज कितने के परचेज किए गए 30,000 रुपीज के। तो 30,000 के हमने क्या परचेज किए, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए। चलो अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि पार्ट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। देखो ये नहीं बताया कितने का सेल किया बाय बैंक, सेल की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन इतना पता है कि प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का प्रॉफिट हुआ 12,000। तो बस बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे कि 3,42,000 माइनस 2,40,000, तो ये कितना आ गया 1,02,000। तो आंसर विल बी 1,02,000। तो 1,02,000 की हमारी क्या हुई है, सेल हुई है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो सब हेड और मेजर हेड पे डालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देखो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि भाई करंट लायबिलिटी में डालें या नॉन करंट में डालें, क्योंकि करंट मैच्योरिटी है लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स है। तो ध्यान से देखो, लॉन्ग टर्म डेट्स की करंट मैच्योरिटी है, यानी कि ये क्या होगी, हमारी करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में नहीं बोला, ये नहीं बोल रखा कि मैच्योरिटी लंबे समय के बाद होगी, उन्होंने बोला करंट मैच्योरिटी है। तो किसके अंदर जाएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर। तो मेन हेड क्या होगा, करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या होगा, सब हेड होगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारी क्या होंगी, सबको पता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना। और नॉन करंट एसेट के अंदर भी किसके अंदर जाती है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसके अंदर जाती है, ठीक है। चलो अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, प्रोविजन फॉर वारंटीज। तो प्रोविजन तो पता है हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। देखो प्रोविजन किसकी है, वारंटीज की प्रोविजन है। वारंटीज क्या होती है, 1 साल से ज्यादा के लिए वारंटी दी जाती है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें भी कौन सी प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन सी होंगी हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन ये कौन सी प्रोविजन है, वारंटीज की, जो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए चलती है हमारे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इट इज अवर लायबिलिटी, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी। और करंट में भी कौन सी, अदर करंट। चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाम है कैपिटल। तो कैपिटल से कंफ्यूज नहीं होना कि ये शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा, नहीं। और आगे का लिखा हुआ है एडवांस, मतलब हमने किसी को पैसा एडवांस में दे रखा है, बिजनेस ने दे रखा है, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, एसेट होगा। और ना आगे क्या दे रखे, कौन सी एसेट, कैपिटल। तो नाम से समझ में आना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रखा है बिजनेस ने। तो ये क्या होगा, बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स। और उसके अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। तो जहां पर भी एडवांसेस आ गया मतलब बिजनेस ने पैसा दे रखा है किसी को, ठीक है ना। तो ये बिजनेस की क्या होगी, एसेट होगी। अच्छा अगला क्या है हमारे पास कि एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। देखो ये भी क्या है, एडवांसेस है, और ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही मिल जाएंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होगा, करंट एसेट, जो कि ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, ये किसके अंदर आएगा, करंट एसेट के अंदर। तो वो लॉन्ग टर्म था, और ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लाला लिमिटेड एंड बाला लिमिटेड यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। These variation leaves a big question mark on the cross-sectional analysis and comparison of these two firms were not possible. तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि दो कंपनीज हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या कर रही हैं, मतलब यूज कर रही हैं, किसको वैल्यूएशन करने के लिए, इन्वेंटरी को वैल्यूएशन करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है ना। तो उनके बेसिकली कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं अच्छे से बन रही होंगी, क्योंकि कोई कोई पॉलिसी यूज कर रहा है, कोई दूसरा कोई पॉलिसी यूज कर रहा है। तो आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस हाइलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। देखो कौन सी लिमिटेशन, तो सिंपल आपसे लिमिटेशन के बारे में ये क्या कर रहा है, बात पूछ रहा है कि भाई किस लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो किस लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो हमसे, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि भाई
जब आप रेशियोज निकालते हो ना, तो कोई बंदा किसी हिसाब से निकालता है, उसकी कोई पॉलिसी फॉलो करता है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड, कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कोई लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कोई फीफो मेथड इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, ठीक है ना। तो वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये वो क्या है, पॉलिसीज, ये वो लिमिटेशन है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि एक्सप्लेन एनी अदर टू, तो और लिमिटेशंस क्या होंगी। देखो सबसे पहले इसके अंदर और लिमिटेशन क्या होगी कि इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। अब आप जब भी रेशियो कैलकुलेट करते हो या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हो, तो प्राइस लेवल क्या होता है कि पिछले साल, देखो पिछले साल को इस साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल प्राइसेस भी तो चेंज हो गए हैं, लेकिन उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, ठीक है ना। और हम दूसरा देखेंगे क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटी को सब रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्वालिटी कि कितनी वो अच्छी रेशियो है, कितनी बुरी है, या एसेट्स की क्वालिटी किस हिसाब से है, ठीक है ना। तो मेनली बिजनेस कितना इंप्रूव कर रहा है, इस चीज को वो इग्नोर करते हैं इसके अंदर, रेशियोलाइजेस के अंदर, ठीक है ना। या और क्या हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल डाटा, ये सारा इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। या विंडो ड्रेसिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या करते हैं, बायसनेस के चांसेस है इसके अंदर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बायसनेस कैसे हो सकती है, क्योंकि भाई जो ये डाटा है, जो रेशियोज बनानी है, वो एक इंडिविजुअल ने बनानी है, तो वो अपने हिसाब से डाटा को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो बायसनेस हो सकती है, विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, इसकी लिमिटेशंस है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या, डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। इसको डिटरमाइन करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो को। तो सबसे पहले तो आरओआई की हम क्या लिख लेते हैं, रेशियो लिख लेते हैं कि भाई इसकी ये कैसे निकलता है आरओआई। तो आरओआई कैसे निकलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और दूसरा हमारे पास क्या है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, देखो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नाम से पता चल रहा है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, कि एसेट के मुकाबले हमारी सेल्स कितनी हो रही है। तो क्या फॉर्मूला है इसका, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी ये 100 टाइम्स के अंदर मेजर करते हैं इसको, तो ये 100 इसके अंदर रिकॉर्डेड। चलो तो अब नॉर्मल हम निकालते हैं कि भाई आरओआई और सिंपल हमने नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख, टैक्स कितना है 40%, डिवेंचर्स, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेल्स रिटर्न। थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। देखो तो आरओआई कैसे निकलता है, अर्निंग, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो क्या हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रखे हैं, नहीं दे रखा। हमें क्या दे रखे हैं, हमें दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अभी मैंने पीछे भी किया इस चीज को, तो बार बार ये चीज आ रही है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे दिया हमें, 6 लाख, और टैक्स रेट कितना दे दिया, 40%। तो अभी हमने पीछे किया है कि भाई टैक्स रेट 40% है, तो इसके ऊपर नहीं निकालना, वो टैक्स रेट इस ईबीटी के ऊपर निकला होगा, ठीक है ना। तो मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स का 40% टैक्स में चला गया, तो बचा कितना, 60%। और ये जो 6 लाख है, ये किसके इक्वल होगा, 60% के इक्वल होगा। तो 6 लाख इज इक्वल टू 60 अपॉन 100, 100 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड, तो ये हमारे पास कितना आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स 10 लाख। 4 लाख क्या होगा, टैक्स का होगा। अच्छा अब माइनस क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है। तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कौन सी है, देखो एक डिबेंचर है, एक है बैंक लोन, एक डिबेंचर है और एक क्या है, बैंक लोन। तो डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा और बैंक लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो 15% डिबेंचर, 20 लाख के डिबेंचर है, 15% है उसके ऊपर, तो ये हमारे पास नॉर्मली कितना हो गया इंटरेस्ट, 3 लाख, तो एक हो गया, प्लस जो बैंक लोन है ये कितने परसेंट के हिसाब से, ये है 10% के हिसाब से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख। तो बेसिकली ये कितना हो गया, 10 प्लस 5 15, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है हमारे पास, 15 लाख। ईबीआईटी कितना है हमारे पास, 15 लाख। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको पता है क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी।
शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है हमारे पास इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है ना। और नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सारा कुछ आएगा हमारे पास। तो देखो डिबेंचर्स कितने के थे? डिबेंचर्स थे 20 लाख के, तो लिख देता हूं मैं 20 लाख के डिबेंचर्स थे। बैंक लोन भी कितने का? 20 लाख का बैंक लोन भी। बैंक लोन कितने का? 20 लाख का। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 30 लाख के। इक्विटी कितने की है? 40 की। और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं? 10 लाख। टोटल हमारे पास ये कितना हो गया? 40, 70, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। तो ये कितनी रेशो निकली? ये निकली हमारे पास 12.5%। चलो, तो ये तो हमने क्या निकाल ली? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल ली। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे नेट एसेट टर्नओवर रेशो। तो नेट एसेट टर्नओवर का फार्मूला क्या निकाला? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने निकाल लिया 1 करोड़ 20 लाख। और सेल्स कितनी है हमारी? तो देखो सेल्स देखेंगे, सेल्स कितनी है हमारी? हमें दे रखा है 3 करोड़ 75 लाख। और सेल रिटर्न कितनी है? 15 लाख। देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहां पर दिया होता नेट सेल्स, क्या दिया होता? नेट सेल। तो नेट सेल दिया होता तो सेल रिटर्न माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकेला सेल दिया तो सेल रिटर्न माइनस करने की जरूरत है। तो 3 करोड़ 75 लाख में से 15 लाख माइनस करेंगे तो सेल्स कितनी आ गई नेट हमारे पास? 3 करोड़ 60 लाख। कितनी आ गई? 3 करोड़ 60 लाख। तो 36 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास कितना आ गया? 3 टाइम्स। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई? 3 टाइम्स। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया था हमारे पास? 12.5%। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, इसके और वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, यानी कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितनी है? 0.3/1। तो हमने ये बताना है कि इस ट्रांजैक्शन से, जो ये ट्रांजैक्शंस दे रखी है, इससे ये रेशियो बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेट हमारे पास कौन से होते हैं। देखो डेट क्या होंगे? लॉन्ग टर्म डेट होंगे, जिसमें बैंक लोन, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, और बैंक लोन, डिवेंचर्स वगैरह, ये सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 लाख फॉर ₹9 लाख। देखो 10 लाख के इक्विपमेंट्स थे, वो हमने 9 लाख रुपए में बेचे। तो 1 लाख का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या उस लॉस ने डेट में कोई फर्क डाला? नहीं। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्क डालेगा? नहीं डालेगा? डालेगा। देखो सोच के देखो, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपको? जब हम 10 लाख की चीज को 9 लाख रुपए में बेचेंगे तो उससे होगा क्या? 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड होगा कम, बिकॉज 1 लाख का आपको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस की बजाय लॉस हो गया 1 लाख का, तो इससे रिजर्व्स एंड सरप्लस में 1 लाख कम हो गए, तो जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया तो उससे रेशो जो होगी वो क्या होगी? रेशो बढ़ेगी, रेशो विल इंप्रूव। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करें कि मान लो ऊपर 3 लाख है और नीचे 10 लाख है, ठीक है ना। तो अगर नीचे वैल्यू क्या होती है? कम होती है, क्योंकि लॉस हो गया। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ही रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे और 1 लाख का लॉस हो गया, तो ये बेसिकली कितना हो गया? 9 लाख। और ये कितना हो गया? 3 लाख। जो रेशो पहले कुछ पॉइंटों में आ रही थी, अब वो रेशो क्या हो जाएगी? अब वो 0.33 हो जाएगी। लेकिन इससे पहले रेशो क्या थी? कम थी। तो रेशो क्या हो जाएगी? इंप्रूव करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1 लाख फॉर अ क्रेडिट ऑफ 15 मंथ एंड ऑपरेटिंग साइकिल इज 18 मंथ्स। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, हम 15 मंथ के क्रेडिट को सोचकर इसको डेट में इंक्लूड करेंगे कि करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, बिकॉज 12 महीने से ज्यादा है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि हमारा करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट्स वाला साइकिल जो है वो 18 महीने का है। तो इट मीन्स ये हमारी लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ही होंगी।
जो उधार पर सामान खरीदा हुआ शॉर्ट टर्म के अंदर ही आएगा, तो डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड में इसका कोई लेना देना है नहीं, तो रेशो हमारी क्या रहेगी, सेकंड के अंदर रेशो विल सेम, रेशो में कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा थर्ड देखो, थर्ड क्या बोला उन्होंने, कन्वर्जन और डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख। देखो डेट इक्विटी था नॉर्मली, अब हुआ क्या, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अब हुआ क्या कि डिवेंचर्स तो थे उसकी बजाय इक्विटी शेयर इशू कर दी, तो इससे क्या होगा, देखो डेट कम हो गई, तो डेट तो क्या हो गई, कम होगी, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों ही होते हैं, तो इसमें कोई इंपैक्ट आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डिबेंचर्स होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी से डिबेंचर कम होके शेयर होल्डर फंड में चले गए, तो अगर मान लो शेयर होल्डर फंड 5 लाख की होती और नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख की होती, तो अगर 2 लाख रुपए इस पे से कम कर देंगे तो कितना रह गया, ये 1 लाख, तो 2 लाख हमें शेयर में बढ़ाने भी तो पड़ेंगे ना, तो ये कितना हो गया 7 लाख, तो ये 8 लाख है, इसमें कोई फर्क नहीं आया, कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन डिबेंचर्स क्या हो गए, डिबेंचर्स विल बी रिड्यूस, डिबेंचर कम हो गए, तो डिबेंचर और कम हो गए, 3 लाख के बजाय 1 लाख के डिबेंचर रह गए, तो रेशो क्या हो जाएगी, रेशो और कम हो जाएगी, तो रेशो विल डिक्रीज, और कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टैक्स रिफंड ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द, देखो टैक्स का रिफंड आया, टैक्स का रिफंड आया, इट मींस ये हमारे लिए क्या है, सरप्लस है, क्योंकि ये प्रॉफिट्स में ही क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेट में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या होगा, 50,000 से बढ़ जाएगा, तो इसलिए अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा तो रेशो हमारी क्या होगी, रेशो विल डिक्रीज, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, बढ़ गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा तो जिससे रेशो पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, तो अगर नॉर्मल देखेंगे पहले अगर 2 लाख डेट था और 10 लाख, एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिंपल, ठीक है ना, तो रेशो विल बी 0.20, लेकिन अब 10 लाख की बजाय अगर हम 15 लाख कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ा देंगे, तो रेशो हमारी और कोई पॉइंटों में 1 पॉइंट समथिंग कुछ पहुंच जाएगी, है ना, तो रेशो विल बी डिक्लाइन। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो नॉर्मली हमने क्या देखा होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से बनाने होते हैं, लेकिन नहीं, अब इन्होंने फॉर्मेट के हिसाब से नहीं, इन्होंने सिंपल कुछ चीजें हमसे नॉर्मल तौर पे पूछनी है, तो हमें नॉर्मली उनका क्या करना है, जवाब देना, उनके नॉर्मल आंसर देने। चलो तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इन्होंने कि स्मार्ट पे 2015 के अंदर एक सर्विस प्लेटफॉर्म शुरू हुआ वाया यूपीआई एंड पीओएस एंड प्रोवाइड क्रेडिट लोन टू देयर क्रेडिट, ठीक है ना। चलो ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 22 स्मार्ट पे इशूड बोनस शेयर, उन्होंने बोनस शेयर इशू किए 5:1 की रेशो में, इसको यूज करके, अच्छा पैसा नहीं यूज किया, रिजर्व्स को यूज किया, और प्रॉफिट कितना था, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन वाज 7,50,000, और ये प्रॉफिट कैसे पहुंचे थे, ये हमें कुछ उसके बारे में क्या दे दिए, एडजस्टमेंट्स दे दिए हैं, ये एक तरीके से बैलेंस शीट का काम करेंगी हमारे पास चीजें, और ये हमें एडजस्टमेंट्स दे दी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो, अब आपको फॉर्मेट बनाने नहीं लग जाना, क्योंकि पहले हम नॉर्मली क्या करते थे, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते थे, फिर फॉर्मेट बनाते थे, फिर प्रॉपर्ली प्रिपेयर करते थे, लेकिन अभी हमसे जो चीजें उन्होंने पूछी हैं, हमें उन चीजों का जवाब देना है नॉर्मल तरीके से, इसको काम को। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो देखो फॉर्मेट ही बनाते हैं सबसे पहले कि जो जो चीजें पूछी हैं उसके हिसाब से ही काम करेंगे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट सारी एप्रोप्रिएशन माइनस चार्ज करने के बाद कितना था, 7 आफ्टर वाला, तो इसमें हमें पता है कितनी चीजें प्लस होती थी, 4 चीजें प्लस होती थी। सबसे पहले हम इसमें क्या प्लस करते थे, प्रपोज्ड डिविडेंड, और वो भी कौन से वाला, प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला, प्रीवियस ईयर वाला, अगर वो किसमें दिया हो, एडजस्टमेंट में दिया, तो देखो एडजस्टमेंट में हमें प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, कितना दे रखा है, 31 मार्च 2021 का 1,60,000, और 31 मार्च 2022 का वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 2 लाख रुपए, कितना दे दिया हमें, 2 लाख रुपए, तो इस केस के अंदर हम कितना प्लस करेंगे, प्लस हम सिर्फ कितना करेंगे, 1,00,000
60,000, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको वीडियोस के अंदर। तो अगर आपको इस कैश फ्लो की वीडियो डिटेल के अंदर देखनी है तो वो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके वीडियोस के अंदर देख सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो चलो, पहली चीज प्रपोज डिविडेंड प्लस करते थे, दूसरा हम क्या प्लस करते थे, इंटरिम डिविडेंड। तो क्वेश्चन ये नॉर्मली आपका फॉर्मेट से हो जाएगा, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर चाहिए। तो दूसरा क्या था, इंटरिम डिविडेंड। तो क्या इंटरिम डिविडेंड दे रखा है? यस, दे रखा है। कितना दे रखा है? 90,000 दे रखा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज होती थी? उसके बाद आता था हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, या तो हम कौन सा रिकॉर्ड करते थे, करंट ईयर वाला, या अगर हमें एडजस्टमेंट में दिया होता था तो हम मेड और पेड निकालते थे, है ना। तो देखो, क्या एडजस्टमेंट में हमें कोई दे रखा है? ऐसा नहीं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से वाला लिखेंगे? करंट ईयर वाला। तो करंट ईयर वाला मींस कौन से वाला? 80,000 को रिकॉर्ड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट भी दे रखी है हमें। कितना? 80,000। अच्छा, और क्या करते थे? ट्रांसफर्स टू रिजर्व, कि कोई पैसा हमने अगर रिजर्व में, जनरल रिजर्व वगैरह इसमें कोई ट्रांसफर किया हो, तो देखो कोई पैसा हमने ट्रांसफर किया था रिजर्व्स के अंदर, तो जनरल रिजर्व तो कितने थे? 1,50,000। याद रखना, इसको यूज नहीं करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम को, वो रिजर्व के तौर पे यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ नहीं था। और दो चीजें हम क्या करते थे? माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। पहली चीज तो क्या? टैक्स रिफंड। अगर कोई टैक्स का रिफंड आ रखा है तो देखो ध्यान से, टैक्स का रिफंड दे रखा है नहीं दे रखा? दे रखा है भाई। कितना दे रखा है? 20,000। और दूसरा क्या मानते थे? कोई इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला हो, बिकॉज ये सारी चीजें क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखो, ये टैक्स रिफंड और इंश्योरेंस क्लेम जो है था, इसने फालतू में हमारे प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा? बढ़ा रखा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट था? नहीं था। तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। और ये जो चारों चीजें, ये हमारे ऑपरेटिंग के खर्चे थे? नहीं थे। तो इसलिए दोबारा से ऐड बैक करेंगे, ताकि हम ऑपरेटिंग के प्रॉफिट के ऊपर पहुंच पाए। चलो, तो इंश्योरेंस क्लेम, तो देखो इंश्योरेंस क्लेम दे रखा है, यस। और इंश्योरेंस क्लेम किसके लिए दे रखा है? लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर के लिए। यानी कि एक तो ये कहां पर जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, और दूसरा इसमें से भी क्या होगा? माइनस होगा। तो अब हमारे पास क्या निकल कर आएगा? हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो कितना आ गया ये? 7,50,000 प्लस 1,60,000, तो ये हो गया 8 लाख, 9,10,000, 10 लाख, 10,80,000, और उसमें से 30,000, नहीं, ये हो गया हमारे पास 7,50,000 प्लस 1,60,000, और ये कितना हो गया? इंटरिम डिविडेंड 90,000, तो ये हो गया 9,10,000, 10 लाख, ये हो गया हमारे पास 10,80,000। अब 10,80,000 प्लस और कोई चीज है हमारे पास इसके अंदर डालने के लिए? तो नहीं। तो ये हो गया हमारे पास 10,50,000। इसका आंसर कितना आया? 10,50,000। चलो, तो नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, एक चीज है हमारे पास क्या है? लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। देखो, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं है, लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू क्या है? फायर है। मतलब ये भी एक तरीके से हमारा कौन सा खर्चा था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ही था। ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि यह नॉर्मल के अंदर नहीं होता। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। क्या है ये हमारे पास? लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। तो लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर कितना था? 20,000। तो ये भी हम दोबारा से क्या करेंगे? इसमें ऐड बैक करेंगे। देखो, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर जो था, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमारे पास क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था जिसको हम ऐड करते थे। लेकिन लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, ये क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, क्योंकि हर रोज नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो इसलिए इसको भी दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये 10,50,000 की जगह कितना आएगा? 10,70,000।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आ ही गया। कितना आ गया? 10,70,000। ठीक है ना। तो इसमें कितनी चीजें हम ऐड बैक करते थे, कितनी चीजें हम इसके अंदर ऐड बैक करेंगे? सबसे पहले तो क्या लिखते थे इसके अंदर? डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, क्योंकि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम क्या करते थे इसके अंदर? ऐड करते थे। नॉन कैश जो कैश के साथ रिलेट नहीं करती और जो ऑपरेटिंग बिजनेस के साथ रिलेट नहीं करती, लेकिन उनकी नेचर नॉर्मल है, होती नॉर्मल ही है, लेकिन वो बिजनेस से रिलेट नहीं करती या कैश के अंदर नहीं होती। तो एक तो क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कितनी थी हमारे पास? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी थी 40,000। तो हम 40,000 ऐड करेंगे। अच्छा, और क्या ऐड करते थे? कोई गुडविल अमोर्टाइज्ड हो रही है, ठीक है ना, गुडविल या पेटेंट अमोर्टाइज्ड होते थे। ठीक है, और क्या करते थे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और फोर्थ क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन लोन या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, किसी के ऊपर कोई इंटरेस्ट हो। और इसमें से माइनस क्या करते थे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या एसेट। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, की कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें क्या मिला हो? इंटरेस्ट मिला हो। तो देखो गुडविल अमोर्टाइज दे रखी है कि नहीं दे रखी? तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल दे रखी है। देखो पहले कितने की थी? 80 की, फिर कितनी होगी? 30 की, यानी कि कम हुई है। लेकिन ये चीज याद रखना, गुडविल की एडजस्टमेंट भी हमें दे रखी है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए इसका एक छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये गुडविल का अकाउंट है। ठीक है ना। तो गुडविल एसेट्स थी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 80,000। और उसके बाद कितनी रहेगी? ये 30,000। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि गुडविल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल गुडविल कितने की खरीदी? गुडविल खरीदी 20,000 की। तो परचेज कहाँ डालते थे हम? इधर डालते थे परचेज। ठीक है ना, 20 की परचेज करी है तो 1 लाख माइनस 30,000, तो 70,000 की सेल नहीं करी, क्या हुई है? अमोर्टाइज्ड हुई है। तो गुडविल कितने की अमोर्टाइज्ड हो गई? 70,000 की। याद रखना गुडविल का हम छोटा सा क्या बना दिया? एक अकाउंट बना दिया, लेजर बना दिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने के था? 80,000। 20 की खरीदी थी, 30 की भी बची पड़ी, यानी कि 70 की अमोर्टाइज करती होगी। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है कोई? देखो ये लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर था, वो ऊपर ही आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है क्या? तो मशीनरी अकाउंट तो कोई नहीं है, तो ना हमें लॉस दे रखा है, तो वो तो नहीं है, तो ये चीज तो नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन कोई हो हमारे पास, तो इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कोई नहीं है और कोई ऐसा डिवेंचर भी नहीं है जिसके आगे रेट दे रखा हो, तो ये भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, क्या प्रॉफिट है हमारे पास सेल ऑन मशीन का? नहीं, प्रॉफिट भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड जरूर है हमारे पास। कितना? 30,000। तो इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे सबट्रैक्ट। चलो, तो ये हमारे पास कितना आंसर आया? ये हमारे पास आया 10,70,000 प्लस 40, तो 11,80,000 माइनस 30, तो ये कितना आया? 11,50,000। कितना आ गया? 11,50,000। अच्छा, इसके बाद क्या निकालना है? इसके बाद निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो इसको हम रब कर देते हैं, तो अगर इसकी जरूरत नहीं है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या आएगा? सेल और परचेज ऑफ मशीन। ठीक है ना, सेल एंड परचेज ऑफ मशीनरी और एसेट्स। तो ध्यान से देखो कि हमारे पास एसेट्स कौन सी थी? तो एक तो मशीनरी थी और एक थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो 2 लाख की मशीनरी थी, बढ़कर कितने की होगी? 3 लाख की होगी। तो कितने की खरीदी होगी हमने? तो 1 लाख की हमने क्या करी है? परचेज ऑफ मशीनरी ने की 1 लाख की। तो पैसा आया कि गया? गया। तो ये क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। दूसरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख की थी, बढ़कर कितनी होगी? 4 लाख। तो ये भी मैंने क्या करी है? परचेज ऑफ एसेट। क्या करी हमने? परचेज ऑफ एसेट। तो ये कितना होगा? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो कितनी होगी ये हमारे पास? 3 लाख से बढ़कर 4 लाख की होगी। तो 1 लाख की हमने परचेज करनी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा
इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर था इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 30,000 का इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी इसी का ही पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी इसी का ही पार्ट होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग में हमने क्या किया था माइनस, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि गुडविल अगर तो कम हो रही है फिर तो ऑपरेटिंग में जाती है, लेकिन अगर बढ़ रही है तो हमें दे रखा था, हमने अकाउंट बनाया था ना गुडविल का, गुडविल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने की थी, 20,000 की। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, परचेज ऑफ गुडविल, कितना, 20,000। अच्छा, और कोई चीज है, और क्या होगा, सेल और परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो कोई है इंटरिम डिविडेंड, नहीं ये भी नहीं आएगा, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं आएगा। अच्छा, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी, तो डेप्रीसिएशन है हमारे पास मशीनरी के लिए। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज देखो मशीनरी कितने की थी, मशीनरी थी 2 लाख रुपए, ये देखो ये बैलेंस कितना है मशीनरी का, 2 लाख, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैरी डाउन बैलेंस कितना है, 3 लाख। तो नॉर्मली हमें क्या लगेगा कि 1 लाख की मशीनरी खरीदी है, नहीं, इस साल मशीन की वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगी थी 40 की, तो इट मींस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी मशीन के ऊपर, 40 की, 3,40,000 रुपए की हमारे पास क्या थी, मशीनरी थी, बाय डेप्रिसिएशन कितने की थी, 40,000 की, और बैलेंस कैरी डाउन कितना था, 3 लाख का था, और कुछ था कि नहीं था। एक और चीज याद रखनी है, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर भी था, कि उस कुछ मशीनरी को आग भी लगी थी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, बाय लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर 20,000। तो ये चीज एक तरीके से नई चीज है, इसमें कंफ्यूजन हो, देखो डेप्रिसिएशन तो हमें नॉर्मली पता है कि मशीन की वैल्यू से क्या करते हैं, कम करते हैं, कि 2 लाख की मशीन थी उसमें से 40 के ऊपर तो क्या लगी, डेप्रिसिएशन, और 20,000 की को आग भी तो लगी थी ना, तो वो भी उसकी मशीन की वैल्यू क्या होगी कम, तो कितना आ गया, 3,60,000। तो इस साल हमने कितने की परचेज करी थी, टू परचेज 1,60,000 बैलेंसिंग फिगर, तो ये चीज याद रखनी है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1,60,000। तो 1,60,000 की मशीनरी हमने क्या करी थी, परचेज करी थी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने की परचेज करी थी आपने, 1,00,000 रुपए की परचेज करी थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। गुडविल कितने की परचेज करी थी, गुडविल परचेज करी थी हमने कितने की, 30,000 20,000 की, तो ये भी माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का था, 30,000 का था। क्या और कुछ मशीनरी के रिलेटेड है कि नहीं है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर दिया, मशीनरी से ट्रीटमेंट कर दिया। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, इसको भी ध्यान में रखना है कि भाई मशीनरी को आग तो लगी थी, तो इंश्योरेंस क्लेम भी तो मिला था, इंश्योरेंस क्लेम मिला था, ऑपरेटिंग में माइनस किया था, इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 10,000, कितना प्लस करेंगे, 10,000 प्लस करेंगे। अच्छा, और कुछ है, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये इसका ट्रीटमेंट कर लिया, टैक्स रिफंड ये आएगा नहीं, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, याद रखना ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है ना, कि क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा, तो सारी चीजें हमने कर ली हैं। चलो, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये देखो 1,60,000, 2,60,000 नेगेटिव में, 2,80,000 नेगेटिव में, 40,000 माइनस, तो 2,40,000 का आउटफ्लो है हमारा किसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एक्टिविटी निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको हम रब कर देते हैं। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर, नॉन करंट लायबिलिटीज, वो सारी चीजें आती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरू से शुरू होते हैं। देखो इसके अंदर ना, अब एक चीज याद रखनी है, हमने शुरुआत के अंदर पढ़ा था कि स्मार्ट पे इशूड बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू करे कितने रेशियो में, 5:1 के अंदर, और कैसे, क्या पैसे लगे हैं, नहीं, रिजर्व को यूज किया, तो जो प्रॉफिट था वो था, ठीक है ना। तो इस बात का फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या रोल है,
देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की थी, बढ़कर कितने की होगी? 12 लाख की। यानी कि कितनी इक्विटी बढ़ी है? 2 लाख बढ़ी है। पहले कितने की थी? 10 की। अब 2 लाख इक्विटी बढ़ी है, यानी कि ध्यान से देखो, बोनस शेयर्स इशू हुए हैं, मतलब शेयर कैपिटल बढ़ी है, लेकिन बोनस शेयर के रूप में बढ़ी है। क्या कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ। तो देखो क्या रेशो सही है? यस। 10 लाख यानी कि 5:1। तो मतलब जिसके पास 10 लाख थे, 2 लाख शेयर और बढ़ा दिए गए, यानी कि 5:1 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो इट मींस जो नए इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं उसके लिए कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, क्योंकि उसको यूज किया गया किसको? रिजर्व्स को। तो ये कौन से रिजर्व होंगे? ये हमारे रिजर्व्स होंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि इसी को यूज करके तो 5 लाख के थे, 3 लाख के रह गए, यानी कि 2 लाख रुपए इसी को यूज करके इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू कर दिया। तो क्या इन दोनों का ट्रीटमेंट होगा? नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास और क्या चीज है? फिर क्या आएगा? क्या जनरल रिजर्व? नहीं। इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं आता। कैश इन हैंड आता है? नहीं। मशीनरी भी नहीं आता। इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आता। बैंक ओवरड्राफ्ट, यस ये आता है। 2 लाख के थे, 2,50,000 के हो गए। तो हमने क्या किया? इश्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का? 50,000 का। तो पैसे का क्या है? इनफ्लो। अच्छा, और गुडविल आएगा? नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा? नहीं आएगा। ये आएगा? नहीं। प्रपोज्ड डिविडेंड, यस। प्रपोज्ड डिविडेंड हमने क्या किया होगा? पे किया होगा। तो कौन से वाला प्रपोज्ड डिविडेंड? करंट प्रीवियस ईयर वाला ही क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अच्छा, और एडजस्टमेंट्स में हमारे पास क्या? इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटरिम डिविडेंड पे किया है, कितना पे किया है? 90,000। तो ये भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। और कुछ है? डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं आएगा। लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर? नहीं आएगा। इंश्योरेंस क्लेम? नहीं आएगा। तो ये बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो सिर्फ इसके अंदर 3 चीजें आएंगी। तो कैश का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? कैश का हुआ आउटफ्लो। कितना? 2 लाख रुपए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आया? नेगेटिव के अंदर 2 लाख रुपए। चलो लास्ट में हमसे उन्होंने क्या पूछा है? क्या निकालना है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म लॉन्स, एडवांसेस। तो हमारे पास कैश दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी, और क्या बैंक वगैरह और कुछ दे रखे हैं? नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, लेकिन ये नहीं आएगा। तो कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 31 मार्च 2022 का। तो ये कितना आया? कैश इन हैंड 2 लाख और इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख प्लस 1,50,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3,50,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो इससे पहले के पार्ट्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिटेल में अगर आपको समझना है तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वीडियोस बना रखी है, उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। और रिमेनिंग मैंने आपको डिटेल में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप इसको समझ, और इसी के हिसाब से सीबीएसई इस बार क्या देगा? पेपर जारी करे। थैंक यू।